प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास में जो विषय नागरिक शास्त्र और उपविषय संविधान में मौलिक अधिकार अध्याय 2 के बारे में अध्ययन कराएंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? किसी भी देश में नागरिकों को विकास के लिए दिए गए उनके अधिकार, जिससे कि व्यक्ति किसी भी समाज में अपना एक विकास कर सकता है, उसे ही अधिकार कहते हैं। भारतीय राजनीति विज्ञान में प्राचीन काल से ही मध्यकाल में भी अधिकारों की बात कही गई। 16वीं शताब्दी में जॉन लॉक द्वारा सबसे पहले अधिकारों की बात कही। इससे पूर्व जो विश्व स्तर पर जो अधिकारों की, जो विश्व स्तर पर मानव अधिकारों की जो घोषणा की गई 10 दिसंबर 1948 को, वो मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और व्यक्ति के जो अधिकारों की जो श्रेणियां होती हैं, एक प्राकृतिक अधिकार होते हैं और एक सामाजिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं, धार्मिक अधिकार होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रकार प्राकृतिक अधिकार हैं, वो प्रकृति द्वारा जो दे हैं, उसे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सिर्फ गॉड के। तो उन अधिकारों पर आप प्रकाश डालते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रारंभ में, जब भारत संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार। लेकिन भारतीय संविधान के संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रॉपर्टी राइट था, जो संपत्ति का अधिकार था, जो 7वां अधिकार था, उसे संविधान के द्वारा निकाल दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में भारतीय संविधान से निकाल दिया गया। उसका मेन रीजन था, और इसको अब समय 1978 में उसे एक नया रूप दे दिया गया था, जिसका नाम था कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के, अनुच्छेद 300 के ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। और 31वें अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार का जो संपत्ति के अधिकार का है। अब बात आती है कि संपत्ति के अधिकार को क्यों निकाला गया? ऐसा क्या भारतीय सरकार पर, यानी उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, क्योंकि आज तक का इतिहास ये बात का मतलब जो है आइडेंटिफिकेशन रहा है कि जब भी कोई सरकार आती है तो संविधान में या किसी पार्ट में एक ट्रांसफरेबल लाना चाहती, वो अपनी पहचान बनाना चाहती है। उसी प्रकार से जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस कानून में संशोधन किया गया, क्योंकि जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने ही
कुछ अधिकारों को वो दिया था, तो जनता पार्टी की सरकार ने इसमें कुछ फेरबदल किया गया। तो इस प्रकार से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया। इसलिए निकाला गया क्योंकि सरकार को जब किसी भी ज़मीन की आवश्यकता होती थी, या कोई फैक्ट्री लगाने की, कंपनी लगाने की, या कोई संस्था बनाने की, या कोई सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित करने की, तो जब किसी की संपत्ति को लिया जाता था, वो अड़चन आती थी, वो संपत्ति को देने से मना करता था। लेकिन आज जब हमारे 1978 में संपत्ति के अधिकार को निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया है, तो आज कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ये अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति किसी की नहीं है, अब वो कानूनी संपत्ति है। कानून कभी भी ले सकता है, और कानून सबके लिए समान है, और लेकिन उसके लिए मुआवजा दे सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से जो संपत्ति का अधिकार इसलिए निकाल दिया गया है। तो ये मैंने बताया आपके लिए। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान ने कितने मौलिक अधिकारों को दिया गया है। अब इस समय वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा, संस्कृति का अधिकार, नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, हाँ। तो अब बात आती है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। एवरी मैन इक्वलिटी, सभी मनुष्य, वो समानता का अधिकार है, और सबको अपना व्यवसाय, कार्य, स्वतंत्रता सभी रूप से समान हैं। कोई जो एक निम्न स्तर का है उसको भी समान कानून है, और एक हाई जो उच्च स्तर का है उसको भी समान कानून है। तो भारतीय संविधान में इस चीज़ को देखा गया है कि समानता, लेकिन फिर भी कहीं अपवाद देखे जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान में SC, ST और OBC को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, यानी उनको आरक्षण दिया गया है। तो जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है उनके लिए ये है, तो वहाँ पर समानता के अधिकार की थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन वो पहले ही संविधान में बता दिया गया था कि ऐसे व्यक्तियों के लिए वो कुछ पद अलग से या उनके लिए विशेष आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 7 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद जो हमारे संविधान के अंतर्गत जो 7 स्वतंत्रता दी गई हैं, स्वतंत्रता, अब वो भाषण की स्वतंत्रता है, अवसर की स्वतंत्रता है, और इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को इस देश के अंतर्गत संपूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाया गया है, और किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।
कुछ अपवादों को छोड़कर। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी भारतीय को शोषण नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 24 और 23 में बलात् श्रम के अधिकार से वंचित किया जाएगा। जो ज़बरदस्ती किसी से श्रम किया जाएगा उसके लिए संविधान अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन है। जो 23 और 24 में 23-24 में अनुच्छेद कि उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या उसको किसी कारखाने में ज़बरदस्ती श्रम नहीं कराया जाएगा। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को शोषण से मुक्त किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में 25 से 28 तक किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे संविधान ने नागरिकों को धर्म के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दी है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इंडिया इज सेकुलर स्टेट। भारत का कोई स्पेशल रिलीजन नहीं है। भारत के लिए सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ और सम्मानपूर्ण हैं। किसी भी धर्म को विशेष वरीयता नहीं दी गई है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, हिंदू, पारसी, जो भी हैं, जितने भी धर्म हैं, सबको समान है, इक्वलिटी है। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। संसार किसी भारत के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा के विशेष प्रोवाइड किया जाएंगी उनके लिए। और जो निम्न स्तर के जो व्यक्ति हैं उनको और विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो शिक्षा संस्कृति समान अधिकार है सभी के लिए। तो इसके लिए नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए हमारे देश के अंतर्गत ये अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? जो सेक्शन 32 है, इसमें यदि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का या पद का या दुरुपयोग होता है, असम्मान होता है, उसके पद की अवहेलना की जाती है, उसके अधिकारों की अवहेलना की जाती है, तो ऐसे में जो संकट मोचन का जो काम करता है वो हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो उसको संकट मोचक कहा गया है। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रहरी और एक रक्षा कवच जो संपूर्ण शक्तियों का स्रोत है, यानी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। जो बाकी संविधान यानी भारत संविधान में जो संसद के जो पार्ट हैं, यानी सरकार के जो पार्ट हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, वो कहीं ना कहीं जो है विवादित है। लेकिन न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। वो किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती है, उसके स्वयं के डिसीजन होते हैं। न्यायाधीश ही देश को सुरक्षा कवच देने में सक्षम है। तो इसलिए जो हमारी न्यायपालिका है वो संकट मोचन का काम करती है और देश पर आई हुई किसी भी विपत्ति से निपटने में वो सक्षम है और किसी भी बाह्य दबाव के रूप में कार्य नहीं करती है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत 5 रिट निकालता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 5 रिट, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार हैं इनके पास। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये इनके पास पावर है। ये किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के खिलाफ, सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ
सार्वजनिक संस्थाओं के खिलाफ या इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ भी रिट निकाल सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है। और यदि कोई याचिका दायर करता है तो उसको भी संज्ञान में ले लेती है। तो इस प्रकार से जो हमारे मौलिक अधिकारों की जो रक्षक और संरक्षक है, कंजर्वेशन है, वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका किसी के प्रति उत्तरदायी, वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, जबकि संसद के जो और पार्ट हैं वो किसी ना किसी के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट होते हुए एक सक्षम रूप में कार्य करती है और सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हिदायत, कारण बताओ नोटिस देती रहती है। इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारों की श्रेणी में आता है और जिसके कारण किसी भी देश की जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से सक्षम होती है और अधिकारों को सुरक्षित कराती है, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है और जहाँ भी कहीं गलती अब देखती है तो वहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है। तो इस प्रकार से अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायपालिका की बात करते हैं, तो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय विश्व का एक तृतीय सदन बन गया है और भारत ने जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार लिया है, ग्रहण किया है, वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से लिया है। तो इस प्रकार से ये अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से सर्वोच्च न्यायालय उत्तरदायी होता है और इसी के द्वारा हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अब बात आती है कि संविधान में जो संसद जो कानून पारित करती है, यानी मूल अधिकारों में यदि कोई निर्णय लेती है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को ये भय रहता है कि पार्लियामेंट के ऊपर भी कोई सर्वोच्च शक्ति बैठी हुई है जो उसके बनाए हुए कानूनों में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी एक अमोघ शक्ति हमारे देश के अंतर्गत विराजमान है जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। संसद द्वारा अगर संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो उसे न्यायपालिका संज्ञान में ले सकती है और उसको जो है पूरी तरह से अपने स्तर से निपटती है। तो इस प्रकार से जो संविधान में जो कुछ संशोधन किया जाता है, तो संशोधन तो किया जा सकता है संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में किसी में, लेकिन न्यायपालिका ने एक बात कही है कि संविधान के अंतर्गत जो अधिकार हैं उनमें फेरबदल तो कर सकते हैं लेकिन उसके मौलिक ढांचे में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। यानी जो संविधान की नींव है उसको टच करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसे पूरी तरह से देखकर ही कोई संशोधन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके ऊपर न्यायपालिका बैठी हुई है और वो संज्ञान ले सकती है और उसको इनवैलिड घोषित कर सकती है। तो ये संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका का महत्वपूर्ण अधिकार है। हाँ, अब बात आती है कि नीति निर्देशक, एक इसमें एक पार्ट और जोड़ा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व। अब बात करते हैं हम नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इनमें मैं अंतर बताऊंगा मौलिक अधिकार निहित तत्वों में। अब नीति तत्व किसे कहते हैं? ये हमारे संविधान की एक विशेषता है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। यानी आयरलैंड की सरकार से भारत सरकार ने संविधान बनाते समय इनको एडॉप्ट किया था। नीति तत्व से हमारा तात्पर्य है कि राज्य अपने नागरिकों के कल्याण के लिए एक ऐसी व्यवस्था, ऐसे संसाधन
कल्याणकारी साधन उपलब्ध कराएगा, जिससे राज्य के दुर्गम, अथाय, निर्धन, गरीब परिवारों के लिए उच्च स्तर पर उठाएगा। राज्य सभी नागरिकों को, जो कमज़ोर वर्ग के नागरिकों के लिए एक ऐसी नीति, नियम, कानून बनाएगा जिससे राज्य के अंतर्गत जो दयनीय स्थिति है और वो दयनीय स्थिति खत्म होकर एक वेलफेयर के रूप में अग्रसर हो, समृद्धि, विकास हो, ऐसी नीति को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यानी राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य की ये ड्यूटी है, राज्य का ये आधार है कि वो अपने नागरिकों के लिए शिक्षा, कला, संस्कृति, रोजगार और पशुपालक, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा। तो इस प्रकार से वो किसी भी राज्य ऐसी नीति का निर्देशन दे सकता है जिससे कि उस राज्य के नागरिकों को उच्च स्तर पर अग्रसर किया जा सके, यानी वो समृद्धि और अपना विकास समुचित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, पारदर्शी रूप से कर सकें। तो ये राज्य का कर्तव्य है, उसी को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब डिपेंड कंडीशन ये है कि राज्य नागरिकों को ये सुविधा तो उपलब्ध कराएगा, लेकिन स्थिति वो है कि उस समय राज्य की कंडीशन क्या है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, राज्य उस दायरे में आता है, राज्य उस स्थिति में है नागरिकों को साधन सुविधाएं उपलब्ध कराने में। यदि राज्य की स्थिति बहुत डामाडोल है, दयनीय है, कमज़ोर है, निम्न है, तो ऐसे में जो राज्य अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकता, इसके लिए कोई भी व्यक्ति राज्य के नीति निर्देशक के मामले में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में शरण नहीं ले सकता है। ये हमारे संविधान में व्यवस्था है, हमारे संविधान में लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मामले में कोई भी नागरिक या सामूहिक रूप से या कोई संस्था सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकती। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी राज्य रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ हैं। मौलिक अधिकारों के मामले में तो खुली छूट है, मौलिक अधिकारों के मामले में किसी भी व्यक्ति को खुली छूट है। वो व्यक्ति जो है मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, अवहेलना होती है, उल्लंघन होता है, अधिकारों से वंचित होता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी समय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अपने अधिकारों की जांच के लिए, अपने पद के सम्मान और गौरव के लिए वो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा याचिका दायर कर सकता है और न्यायपालिका उसे संज्ञान में ले सकती है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के मामले में न्यायपालिका संज्ञान नहीं ले सकती, उसकी याचिका स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो राज्य की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, ना कि संविधान के उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। ये चीज़ बहुत डिफरेंट है, इसमें सकारात्मक है, सकारात्मक रूप से, और ये नकारात्मक हैं क्योंकि ये न्यायपालिका के वादयोग हैं, नकारात्मक आती है इनकी। तो नीति तत्व में सबसे जो है ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में क्लियर लिखा हुआ है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए यदि उसकी आर्थिक कंडीशन ठीक है तो वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। पंचायती व्यवस्थाओं का भी नियमानुसार कार्यकाल से पूर्व ही उनको वित्त की व्यवस्था कराएगा
और उनके सभी जल, पानी, आर्थिक ये सब पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो इस मामले में भारतीय संविधान में ये लिखित है कि किसी भी दृष्टिकोण से वह अधिक से अधिक अपने नागरिकों को संपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराएगा। ऐसी नीति बनाएगा जिससे कि रोजगार उपलब्ध हो और निःशुल्क कानूनी सहायता। देखिए, नीति ने तत्वों के अनुच्छेद 39 में ये क्लियर लिखा हुआ है, राज्य अपने नागरिकों के लिए एक ऐसी कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा जो निःशुल्क होगी, कोई शुल्क नहीं होगा। अनुच्छेद 40 में जो पंचायती व्यवस्थाओं का वो कराएगा। और इसके तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक यहाँ पर नीति निर्देशों का वर्णन किया गया है। यानी ये हमारे देश में एक सक्षम रूप से प्रभावी होते हैं। तो इस प्रकार से राज्य अपने नागरिकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराएगा, जिसमें आर्थिक क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देगा। यानी दुधारू पशुओं की व्यवस्था, सुरक्षा, पानी की व्यवस्था और ये सड़कों की व्यवस्था, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। चिकित्सालयों की स्थापना, शिक्षालयों की स्थापना, हाट की स्थापना और जो निःशुल्क कानूनी सहायता और प्रसूति गृहों की स्थापना और निःशुल्क शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और उसे दोपहर के भोजन की व्यवस्था, जो बच्चे हैं उनकी व्यवस्था कराएंगे, और रोजगार की व्यवस्था और कुटीर उद्योगों की व्यवस्था कराएगा। ये नीति तत्वों के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से राज्य अपने नागरिकों के लिए इन व्यवस्थाओं का पालन कराएगा, जिससे कि राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी हो जाए। दूसरा, पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण वो है विश्व परिवेश में, एनवायरनमेंट इसके अंतर्गत आता है कि राज्य पर्यावरण पर भी ध्यान देगा, प्रदूषण को समाप्त करने में अपना भाग अदा करेगा। और ऐसी जो चिमनियाँ हैं, भट्टे हैं या जैसे प्रदूषण फैक्ट्री हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, तो जिससे कि राज्य के नागरिकों को उससे व्याप्त जो जो बीमारियां हैं वो ना पनप पाएँ। तो इसलिए इस चीज़ की व्यवस्था राज्य अपने नीति तत्वों के माध्यम से कराएगा। 51 में, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय ये शांति सुरक्षा, यानी इसमें शांति सुरक्षा से 51 में कि राज्य अपने नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये शांति सुरक्षा व्यवस्था, यानी कोई ऐसे झगड़े फसाद ना हो कि जिससे कि परेशानी का कारण बने। तो इसलिए 51 में उन चीज़ों का ध्यान दिएगा। अब बात आती है कि हमारे संविधान में मौलिक जो अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार किस दृष्टि तक भारतीय नागरिकों को उनके विकास में योगदान देते हैं। अधिकार एक मनुष्य के समृद्धि उच्च स्तर पर लाने के लिए एक प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है, देश में मेरे अधिकार क्या है। जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स रहे। जो पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं हमारे देश के अंतर्गत, जो पॉलिटिकल राइट हैं,
वो पॉलिटिकल राइट जो हैं देश के अंतर्गत जो हैं वो कई प्रकार के जो राजनीतिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार प्रत्येक वयस्क नागरिक और छोटे नागरिक को भी ये आना चाहिए कि राजनीतिक में हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। तो इसमें हमारे जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है का अधिकार, दूसरा मत देने का अधिकार, का अधिकार, तीसरा सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, पद प्राप्त करने का अधिकार, करने का अधिकार, नेक्स्ट सरकार की आलोचना करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। ये हमारे पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट में जो भारत में विदेशी नागरिक जो रह रहे हैं, ये नागरिकता प्राप्त नहीं है, उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। राजनीतिक अधिकार उस देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं जो उस देश के नागरिक हैं, और जो विदेश में विदेशी जो हैं उनको पॉलिटिकल राइट नहीं होता है, कानूनी अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, यानी पॉलिटिकल राइट से वंचित होता है। कोई भी विदेशी किसी भी देश में रहने वाला जो विदेशी होता है, जो वहाँ की नागरिकता नहीं है, उसे पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त नहीं होते। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि ये जो अधिकार हैं चार, ये भारतीय नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशी नागरिकों के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों से सजग होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए, जिससे कि वो अपने अधिकार का सर्व प्रयोग कर सकें। धन्यवाद।